अभी तक हम लोगों ने जल के विषय में उसके उसकी मात्रा और उसके संबंध में एक व्यापक जानकारी हम लोगों ने देखी, समझी कि वास्तव में हम लोगों के पास कितना पानी उपलब्ध है और जो पानी उपलब्ध है उसमें हमारे लिए उपयोगी कितना है और उस उपयोगी पानी में हम लोग कितना उपयोग कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जल की यानी वाटर की कुछ विशिष्टताओं के बारे में, चाहे वो भौतिक विशिष्टताएं हैं, वो रासायनिक या वो जैव विशिष्टताएं हैं, हम लोग उसके विषय में समझेंगे। हम लोग सबसे पहले रंग का जो भौतिक विशिष्टता होती है हम लोग उसको समझते हैं। जो भौतिक विशिष्टता होती है इसमें सबसे पहला आता है रंग। हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध और पेयजल पानी होता है वो रंगहीन होता है। प्राकृतिक स्रोतों से जैसे नदियों, महासागरों से जो प्राप्त जल है वो नीला, हरा सा अथवा गंधला दिखाई देता है। जल के विविध रंग प्राकृतिक धात्विक आयनों के जैसे लौह और मैग्नीज, ह्यूमस और पीट पदार्थ, प्लवकों। प्लवक क्या होता है? प्लवक एक सूक्ष्म जीव रूप है। पादप प्लवक वनस्पति जगत तथा प्राणी प्लवक प्राणी जगत में आते हैं। यानी हम लोग जो प्लवक की बात करते हैं, प्लवक एक सूक्ष्म जीव रूप में होता है। दो प्रकार के प्लवक होते हैं। पहला होता है पादप प्लवक जो कि वनस्पति जगत से आते हैं। दूसरा होता है प्राणी प्लवक जो कि प्राणी जगत से आता है। तो ये जो भी हमारे प्लवक होते हैं अपतृणों और औद्योगिक अपशिष्टों की मौजूदगी के कारण होते हैं। यानी जो भी अगर रंग वगैरह उसके अंदर, पानी के अंदर कोई रंग दिखाई दे रहा है तो उस रंग का जो कारण होता है वो उसके अंदर औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं, प्लवक हो सकते हैं, कुछ पदार्थ हो सकते हैं, पीठ हो सकते हैं, धात्विक आयन हो सकते हैं जैसे लौह, मैग्नीज या प्लवक हो सकते हैं। दूसरा आता है गंध। कई बार पानी में कुछ पदार्थों की जो भी अनजाने में मौजूदगी के कारण उससे अप्रिय गंध आने लगती है। कभी कभी नगर पालिका और उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उनके निस्रावों में विद्यमान कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के मिलने के कारण भी जल का स्वाद और गंध बदल जाता है। इस गंध के कारण पेयजल की जो स्वीकार्यता हुई उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है तापमान। जल के तापमान में परिवर्तन अगर हो रहा है तो जल के अन्य गुणों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जल के तापमान में बदलाव आने से घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे हम लोग BOD कहते हैं या DO कहते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, पर प्रभाव पड़ता है। और आगे जलीय जंतुओं की जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है और जो उपापचयी जो दर होती है उसमें बदलाव होता है। अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी जो तापमान परिवर्तन की जो मात्रा है उसका आविसीय अपशिष्टों के प्रति अनेक जीवों की संवेदनशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है। आंशिक यानी अधिकांशतः जलीय जीव जंतुओं को जिंदा बने रहने के लिए एक विशिष्ट तापमान परिसर की आवश्यकता होती है। यदि यह परिसर अधिक हो जाए, यानी जो तापमान होता है उस
उस तापमान का उस परिसर में जलीय जीवों का जो परिसर होता है जहाँ रहते हैं, तो अगर उस परिसर की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है तो जो जलीय जीव उसमें रहते हैं वो मर जाते हैं। नदियों के तापमान में यदि अचानक अगर कोई परिवर्तन होता है, जैसे जो कूलेंट टावर होता है, जो बॉयलर्स होते हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं, उनसे जो बचा हुआ पानी होता है जब वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, उसके कारण उसमें रह रहे जीव जंतु वो प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है गंदापन। इसमें यानी इसका सीधा अर्थ है आपेक्षिक स्वच्छता से जो भी निलंबित हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी निष्कासित हो जाते हैं, उनके कारण ये गंदलापन उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी, गाद, बहुत बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सब अगर उस पानी में मिलते हैं तो उस पानी की जो क्वालिटी होती है या वो पानी गंदा हो जाता है। यदि घुलनशील कार्बनिक, यौगिक, प्लवक और अन्य जो सजीव किस्में हैं वो अगर पानी में हैं तो पानी का जो रंग है वो बदल सकता है। यदि गंदे पानी में अगर धूप की बात करें तो वो पहुंच नहीं पाती है। अगर वो नहीं पहुंच पाएगी तो जलीय जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाएगी, उनकी वृद्धि रुक जाएगी, उनका परिवर्धन कम हो जाएगा। आहार श्रृंखला के जो आरंभिक बिंदु होते हैं उनमें विद्यमान जो पौधों की जो निम्न उत्पादकता आहार श्रृंखला के जो अगले छोटे बड़े जंतुओं को प्रभावित कर सकती है, यानी वो गंदे पानी से मर सकते हैं। नेक्स्ट आता है झाग। हम लोग अक्सर पानी में देखते हैं कि जब पानी काफ़ी इंडस्ट्री से निकलता है तो उसमें झाग जैसी चीज़ दिखाई देती है। पानी में गैस या हवा के जो बुलबुले होते हैं उनके निलंबन या छितराव के कारण बनता है। प्राकृतिक यौगिक, संश्लेषित अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं ये झाग का निर्माण करते हैं। ये झाग जो भी जोखिम भरे हो सकते हैं। इन पर निलंबित जो ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें रोगजनक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं मौजूद रहते हैं, यानी ये झाग खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट आता है रेडियो धर्मिता। जो भी जलाशय होते हैं अगर उनके नज़दीक कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है तो उनके कारण रेडियोधर्मी यानी जिसे कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाता है। इसे ना ही देखा जा सकता है, ना ही इसे सूंघा जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी किसी विशिष्ट यंत्रों से लगाई जा सकती है। एक कारण ये भी है इनकी जानकारी तब मालूम होगी जब उसके आसपास के लोग उससे प्रभावित होंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो बड़े बड़े न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो समुद्रों में किए जाते हैं, उसके आसपास किए जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग समुद्रों में, महासागरों में की जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया से वहाँ के जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ये एक भौतिक विशिष्टता होती है।
अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक विशिष्टता की। रासायनिक विशिष्टताएं, इसके अंदर पहला आता है पीएच। अगर शुद्ध पानी की पीएच की बात करें तो शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, यानी 7 होता है। जो भी साफ स्वच्छ नदियाँ होती हैं उनके पानी की पीएच की बात करें तो वो 6.5 से लेकर के 8.5 तक हो सकता है। 6.5 टू 8.5 तक हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं नदियों के पानी की जो कि शुद्ध हो तब। इनका निर्धारण जो पीएच होता है, इसका निर्धारण भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे चट्टान हो गए, खनिज जल हो गया, इनके द्वारा इनका निर्धारण होता है। वर्षा जल का अगर पीएच अगर अम्लीय है तो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होने वाला जो अम्ल वर्षा होता है उससे भी पानी के पीएच पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला आता है क्षारीयता। आमतौर पे जो क्षारीयता होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के जो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड यौगिक की जो मौजूदगी होती है उसके कारण क्षारीयता उत्पन्न होता है। इसके लिए बोरेट, फास्फेट और सिलिकेट, बोरेट, फास्फेट और सिलिकेट भी जल की क्षारीयता में अपना योगदान देते हैं। यानी क्षारीयता का जो मेन कारण होता है वो कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड यौगिक की अगर मौजूदगी है तो क्षारीयता उत्पन्न हो जाएगी। इसके अंदर एक और जैसे बोरेट हो गया, फास्फेट हो गया और सिलिकेट भी जल की क्षारीयता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आता है घुली हुई ऑक्सीजन। घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये एक रासायनिक विशिष्टता है। अगर जल में ऑक्सीजन की जो तरंगें होती हैं उनकी उग्रता के कारण वो घुल जाती हैं। जो जलीय पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो अपने ऑक्सीजन जो है वो अपने ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो इसी ऑक्सीजन से करते हैं जो कि उस पानी में घुल जाता है। अर्थात जो ऑक्सीजन होता है अपनी उग्रता के कारण पानी में घुल मिल जाता है। उस पानी में मिले हुए ऑक्सीजन को जो भी जलीय जंतु हैं, पौधे हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, उसी ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। जिन नदियों का जो डीओ होता है यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर है
या उससे अधिक है तो उसको हम लोग स्वास्थ्य कर मान लेते हैं। यानी अगर किसी भी नदी का या पानी का जो डीओ है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, अगर वो 4 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाए तो हम इसे मानेंगे कि वो स्वास्थ्यकर है, यानी हितकर है। उससे जलीय पौधों और जंतुओं को कोई नुकसान नहीं होगा। धीमी गति से जो पानी बहता है या अगर रुका हुआ कोई पानी है, उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसकी सांद्रता आमतौर पे कम होती है। जलवायु, मौसम, आसपास के तापमान, जैसे किसी भी कारक ये सब जल के जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। यानी तापमान, मौसम, जलवायु, ये सब किसी भी जल के स्रोत में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन डीओ होता है उसको प्रभावित करते हैं। दिन भर में यदि बात करें तो दोपहर के समय ऑक्सीजन स्तर सबसे अधिक होता है। उस समय जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो रही होती है। रात में यह स्तर कम हो जाता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो भी हमारे मलजल हैं, औद्योगिक बहिस्राव हैं, सड़ते गलते पौधे हैं और जंतु हैं, वो पानी के डीओ के मान को कम कर देते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीव जैव पदार्थ का अपघटन करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो डीओ है वो शुद्ध जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राचल यानी एक मानक होता है। दूसरा नेक्स्ट होता है कठोरता। जल की जो कठोरता होती है, हार्डनेस जिसे कहा जाता है, जल की साबुन के साथ यदि झाग बनाने की क्षमता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इन आयनों के कारण उत्पन्न होती है। अगर बॉयलर्स में, जो कि थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है, अगर उसके पानी में अगर पानी का अगर बॉयलर में पपड़ी पड़ जाती है, लेयर्स बन जाते हैं, या अगर हार्ड वाटर है तो उसका इस्तेमाल घर के कपड़े धोने में, घरेलू कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे हार्ड वाटर में साबुन की खपत अधिक होती है। नेक्स्ट आता है क्लोराइड। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो भी हमारा मेज़रमेंट होता है, पानी को मेज़र करने के लिए जो भी हमारा मेज़रमेंट होता है, उसमें हम लोग क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रोजन, पारा, आर्सेनिक एसिड, आयरन, इस प्रकार की चीज़ों को मेज़र करने के लिए करते हैं और ये चेक करते हैं कि इनमें इनकी मात्रा कितनी है, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे वो फ्लोराइड हो। अगर हम बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड प्राकृतिक जल में आयन जो क्लोराइड्स आयन होते हैं वो सॉल्ट के निक्षेपों से जो घुल जाता है, उसके कारण उद्योगों का जो बहिस्राव है, यानी जो उसका वेस्टेज होता है इंडस्ट्रीज़ का, उसको पानी में छोड़ देने के कारण जो सिंचाई में जो अफवाह होते हैं उनके कारण
और समुद्री जल के तटवर्ती इलाकों में जो भीतर में पानी चला आता है उनके कारण क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट होता है फ्लोराइड।